बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। एहसन रजा की गैर मौजूदगी में आज के लिए इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे सौंपे गए हैं। नाज़रीन, आपको अच्छी तरह से याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त हुकूमत में है, जब यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में होती थी तब ये कहा करती थी कि मुल्की असासों को गिरवी रखना जुर्म नहीं बल्कि गुनाह के मुतरादिफ है। लेकिन क्या करें, माजी की यादें भुलाई नहीं भूलती। अब वही काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ उसमें ये इजाज़त तलब की गई है कि मुल्क पर जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए और कर्जा लेने की ज़रूरत है। 1800 अरब का कर्जा मिलेगा अगर मुल्की असासे गिरवी रख दिए जाते हैं, यानी कि जो बड़ी शाहराएँ हैं और जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनको गिरवी रखने की बात की जा रही है, इजाज़त मांगी जा रही है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, इसके अलावा पेशावर इस्लामाबाद मोटर वे है, साथ मुल्तान एयरपोर्ट्स गिरवी रखे जाएंगे, असलम खान की जानिब से ये बताया गया है। एक तो हम इस पर बात करेंगे कि वो चीज़ें जिन पर एतराज़ उठाया जाता था अपोजिशन में होते हुए, अब जो ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाती है, जब खुद इक़्तिदार में है तो तब वही काम खुद किए जा रहे हैं, तो अब फिर इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या मुल्क के हालात के हवाले से पहले आगाही नहीं थी, इस वजह से ये तमाम तर बातें की जाती थी, बयान दिए जाते थे, और वही इक़दाम खुद किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल की खबरें सामने आ रही थी और अब ये लग रहा है कि शायद जनूबी पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब की से पहले जहांगीर ग्रुप से मुलाकात हुई, उसके बाद उनकी गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से भी मुलाकात हुई। और आपको याद है कि काफ लीग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहादी भी रही है। तो आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनली भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खासतौर पर अफगान अमन अमल के हवाले से भी खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी बयान दिया था कि पाकिस्तान की जो अड्डे हैं वो नहीं देंगे हम, और साथ ही साथ अफगान अमन के हवाले से बात की है कि अमन में तो अमेरिका का साथ दे सकते हैं, उसके इत्तेहादी हैं, लेकिन जंग के लिए नहीं। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हुकूमती कारकर्दगी और दीगर जो भी खबरें अखबार की ज़ीनत बनी है उसको ज़ेरे बहस लाएंगे आज के प्रोग्राम में। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है राजा नज़ीर एडवोकेट साहब ने, सीनियर तजकार भी हैं, कानूनदान भी हैं। थोड़े से केसेस के हवाले से भी इनसे राय जान लेंगे। शहबाज शरीफ साहब के केसेस चल रहे हैं, स्कैंडल में उन्हें कल भी तलब किया गया था FIA की जानिब से। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। राजा साहब, सबसे पहले तो अगर हम हुकूमत की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ी खबर जो वो यही है कि जी कौमी शाहराएं और हवाई अड्डे गिरवी रखे जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब जब होती थी तो तब इन्हीं बातों पे, जैसे मैंने इब्तदाई में भी कहा, कि एतराज़ उठाए जाते थे, जी वो कौन सी हुकूमत है जो अपनी ही असासे गिरवी रख देती है। अब यही हुकूमत है जो असासे फिर से गिरवी रखने की इजाज़त मांग रही है। जी काशिफ, बड़ा खूबसूरत आपने इंट्रो दिया और उसमें बड़ा ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन इनका कराया कि अभी ज़्यादा माजी बईद की बात नहीं है, ये कल की बात है कि कंटेनर पे खड़े होके खान साहब क्या कहते थे। देखें, कंटेनर पे खड़े होके किसी को ख़राब करना तो और बात है, लेकिन जब आप फील्ड में उतरे, जब आज मैदान में आए हैं, तो आपको समझ आई है कि है क्या। अब देखें, आपने कहा ना कि इजाज़त मांगी है, बल्कि इससे आगे डेवलपमेंट हो चुकी है। लास्ट नाइट जो है वो कैबिनेट ने ये मंजूरी दे दी है कि जो एयरपोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट और मुल्तान एयरपोर्ट और मोटरवे के कुछ फ़ेज़ हैं, वो गिरवी रख के 1800 अरब रुपये जो है वो लोन लेने का इनका प्लान है। अब देखें, ये बड़ी भयानक बात है काशिफ कि देखें, एक साइड पे हाफ टेन्योर गुजरने के बावजूद भी गवर्नमेंट इस बात पे इंसिस्ट कर रही है कि हमारी मईशत बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। अब जो है, अब एक टर्न आ चुका है कि हम बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। ये आप देखें कि एक साइड पे देखें, सच बोलें, अवाम को इत्मीनान में लें, इस पर कितना गुमराह करेंगे। प्रैक्टिकल जब इस तरह के डिसीजन आएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आप किस साइड पे जा रहे हैं। एक ये डिसीजन था कि जो एसेट्स हैं, कौमी एसेट्स, उनको गिरवी रख के लोन लेने का, और दूसरा मुझे एक और शॉकिंग न्यूज़ ये लगी कि 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला। और पाकिस्तान वो मुल्क, यार वो मुल्क के जो ज़री मुल्क है, आपने लास्ट अभी पिछले एक माह के दौरान इनके मईशत के हवाले से, ज़राअत के हवाले से बड़ी बातें सुनी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये दोनों अगर ख़बरें देखें तो यकीन करें बहुत बड़ा शौक लगता है बंदे को कि यार कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। देखें, वो ख्वाब जो लोगों को आपने कंटेनर पे चढ़ के दिखाए, वो किधर है? आप सच बोले, आप बताएं लोगों को कि ये क्या मुश्किलात क्या है। अच्छा, और अब भी आप देखें कि खान साहब फिर भी बाज नहीं आ रहे, फिर भी वही बात कर रहे हैं कि हम अब जो इंडिकेटर हैं वो ये इंडिकेटर हैं आपके कि आप एयरपोर्ट्स बेचेंगे, आप रोड्स को बेचेंगे, आप गंदम को दरामद करेंगे, ज़री मुल्क है जो उसमें।
तो ये आपके इंडिकेटर हैं कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। दो तरह की राय चल रही है, खासतौर पर जो हमारी आवाम में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं वो ये नैरेटिव दे रहे हैं जी मसला माजी के बयानात का है या अभी तौर पर हालात का है। पहले भी हुकूमतों ने भी तो चीज़ें गिरवी रखी थी, अब ये भी गिरवी रख रही हैं। मुल्क के हालात को बेहतर रखने गिरवी रखना जरूरी है। गिरवी आपसे आपकी राय ये जानना चाह रहा हूँ कि गिरवी रखना गलत बात है या जो माजी में बयानात दिए थे उनके मुनाफी जाना गलत बात है? काशिफ, मैं समझता हूँ दोनों ही गलत बातें हैं कि देखें जो माजी में ना खान साहब को या तो समझ नहीं थी पॉलिटिक्स की या जानबूझ के ऐसे कर रहे थे। मुझे तो लगता है वो जानबूझ के ऐसे कर रहे थे। उसकी वजह यह कि आज इतने सारे रॉन्ग इंडिकेटर्स के बावजूद भी आज भी वो इस बात से बाज नहीं आ रहे। आज भी वो यही कहते हैं, इस बात पे इंसिस्ट करें कि हमारी मईशत बड़ी बेहतरी की तरफ है। भाई कौन सी बेहतरी की तरफ कि जब आप लोन लेने जा रहे हैं, जब आप उस मुल्क के लिए कि जो बेसिकली एक एग्रीकल्चर मुल्क है उसके लिए आप गंदम दरामद करके ला रहे हैं कि अभी तो आपने गंदम की कटाई की है। तो देखें ये जो इंडिकेटर हैं ये बड़े भयानक है और मैं समझता हूँ कि ये फेलियर है उनके उस देखें ना उनका सारा जो ख्वाब थे, जो मंशूर था, वो सारा इन्हीं बातों के इर्द गिर्द था। एक तो चोर डाकू करप्शन और दूसरा ये था कि मैं आऊँगा तो मैं तो ये जिस तरीके से कर्ज लेते हैं गिरवी रख के चीज़ें मैं वो नहीं लूँगा। मैं मुल्क को अभी पिछले दिनों इन्होंने बड़े बड़े इनके मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट्स दिए कि हमारी ज़राअत तो अब एक टर्न आ गया, उसमें हम जो है ज़राअत को इम्प्रूव कर रहे हैं और फ्यूचर में जो है वो हम ज़री इस्लाहत लेके आ रहे हैं। तो ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये लगता है कि ये फेलियर है, ये इनकॉम्पिटेंस है गवर्नमेंट की। ये लगता ये है कि इनके पास कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी एबिलिटीज़ इस गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वो डायरेक्शन को सीधा कर सके। अच्छा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी तब ये बात की जाती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खान साहब को हक़ाइक़ का पता ही नहीं था कि मुल्क चल किस तरह से रहा है। सिर्फ उन्होंने इक़्तिदार हासिल करने के लिए बड़े बड़े बयानात दिए, बड़ा अपने ऐसे मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया कि आवाम जो है वो उनकी तरफ माइल हो गई। लेकिन जब वो आए हैं तो ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स कुछ और हैं। क्या ऐसा है कि वाक़तन उस टाइम जो स्टेटमेंट्स दिए जाते थे वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए दिए जाते थे या इनको वाक़तन अंदाज़ा नहीं था कि मुल्क किस दलदल में फंसा और उसको निकालने के लिए इनको बहुत तगदो करनी पड़ेगी और वही इक़दाम करने पड़ेंगे जो पिछली हुकूमतें करती रही हैं? देखें, खान साहब को ना एक बात का पता था कि पीछे जो माशी मुश्किलात चली आ रही थी कुछ अरसे से, उन्हें पता था कि आवाम को अब एक थर्ड ऑप्शन देने के लिए एक स्पेस है। उनका देखें दो पार्टियों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, कुछ अरसे से उनकी गवर्नमेंट्स आ रही थी, एक दूसरे को रिप्लेस करती थी और इस तरीके से ये चल रहा था सिलसिला। एक स्पेस पैदा हो रहा था, उस स्पेस से खान साहब ने फ़ायदा उठाया और फिर उसके लिए जो उनके माइंड में था एट एनी कॉस्ट उन्होंने लोगों को ख्वाब दिखा के, मिसगाइड करके, करप्शन के नारे लगा के, लोन के हवाले से, IMF के हवाले से बयानात दे के अब एक स्टेज बड़ा भयानक इनके स्टेटमेंट एक स्टेज पे आना शुरू हो गए थे कि इन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने पिछली गवर्नमेंट्स को कर्ज़े दिए तो हम अगर आए तो हम वो कर्ज़े वापस नहीं करेंगे। आज देखें कि आज मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की बड़ी मेच्योर पार्टीज़ हैं कि जो ये स्टेटमेंट नहीं दे रही कि खान साहब आज अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, मुल्तान एयरपोर्ट आप गिरवी रखेंगे तो उसके एवज़ जो कर्ज़ा लेंगे हम आके वापस नहीं करेंगे। अब देखें ये इस तरह के स्टेटमेंट्स अब नहीं आ रहे। ये जो चीज़ें ना ये मेच्योरिटी शो करती हैं कि खान साहब किस साइड पे चल रहे थे कि इक़्तिदार के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे और अब जब इक़्तिदार में आए, जब चीज़ों को रियलाइज़ किया है तो अब लगी है समझ। तो पॉइंट क्या है, क्या हुकूमत के पास और कोई ऑप्शंस हैं इसके अलावा? देखें ऑप्शन तो अब देखें ना कि जिस तरह के अब इस गवर्नमेंट को जिस तरह का पिछली गवर्नमेंट्स जो चीज़ें फेस करती रही हैं ये नहीं है। मिसाल के तौर पे पिछली गवर्नमेंट्स ने दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी जंग लड़ी, उसके बाद उनके दीगर जो फैक्टर्स थे इंस्टीट्यूशंस के साथ, मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो एक्शंस होते थे, बहुत सारे जगहों पे जवाबदेह होना पड़ता था। बाकी मियाँ साहब के देखें कि कुछ अदारों के साथ किस तरह के मामलात थे। लेकिन ये वो गवर्नमेंट है कि जिसका कहीं भी कोई टकराव नहीं है। लेकिन अगर
ये गवर्नमेंट नहीं करेगी तो मेरे ख्याल में फिर आप बताएं कि फिर आगे क्या डायरेक्शन है। अच्छा, ये तमाम तर मसाइल, ये तमाम तर चीज़ें वही हैं जो पिछली हुकूमतें भी फेस करती हैं। मुआशी तौर पर तब भी आशारी ऊपर नीचे होते रहते थे, बहुत कोई बेहतर नहीं होते थे। ग्रिलिस में हम तब भी थे। अगर हम ज़रूरी एमरजेंसी की बात करें तो कुछ हालात बेहतर होते थे, इस हवाले से पाकिस्तान ज़रूरी एमरजेंसी की तरफ नहीं जा रहा था। पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो तब भी यही तनकीद का निशाना बनाया जाता जी, पॉलिसी केसेस तब भी चल रहे होते थे। तो इस हुकूमत के चैलेंजेस में इजाफा इनकी अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से हुआ है या जो चीज़ें ज़्यादा गंभीर हुई हैं वो इनकी पॉलिसीज सही ना होने की वजह से? काशिफ, बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं ये समझता हूँ कि इनके लिए दिगर किसी जगह से मुश्किलात नहीं है, ना इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, ना इनको हालात ऐसे मिले। एक पुरअमन पाकिस्तान इनको हैंड ओवर हुआ है, माशी हालात बेहतर थे जब इनको हैंड ओवर हुआ है, लेकिन इनके अपने जो एक तो लोगों को जो इन्होंने ख्वाब दिखाए थे वो ख्वाब इन्होंने वो कहते हैं ना मेलाफाइड इंटेंशन, मतलब कि इनकी नीयत ये नहीं थी कि वो नीयत ये थी कि दूसरों को ख़राब करना। इसी वजह से आज देखें कि आज अपने स्टेटमेंट सिर्फ इनके निकाल के देख लें, चाहे खान साहब हूँ, चाहे इनके कोई भी मिनिस्टर आप ले लें, इनके अपने स्टेटमेंट्स को लें, उन्हीं को भुगत रहे हैं और भुगतेंगे ये अगले 5 साल तक भुगतेंगे। क्योंकि देखें कि ख़ास करके इकॉनमी के हवाले से जब तक आप कौम को इत्माद में नहीं लेंगे, आप सच नहीं बताएंगे, उस वक्त तक आप जो भी गवर्नमेंट में आएगा उसके ऊपर प्रेशर बिल्ट होगा और जो उसका टाइम और टेन्योर बढ़ेगा वो प्रेशर में इजाफा होगा। अब देखेंगे कि ये जब इलेक्शन में जाएंगे तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये मुंह दिखाने के भी काबिल होंगे लोगों को। अच्छा, मुआशी तौर पर हम देखते हैं कि खान साहब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अब उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से पहले था, हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो बड़ी अच्छी हो गई है, हमारा जो है वो इम्पोर्ट बिल्स कम हो गए हैं, एक्सपोर्ट बिल्स हमारे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे इम्पोर्ट बिल्स कम हुए हैं तो फिर ये जो हम गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो ये तो हमारा इम्पोर्ट बिल फिर ऊपर चला जाएगा। तो किन बुनियादों पर फिर इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं? काशिफ, एक तो मैं वही बात करता हूँ कि लोगों को मिसगाइड करते हैं। दूसरी बात ये है कि आप अगर पॉकेट में आपके पास 10,000 है, आप घर से निकलते ही नहीं है तो खर्च नहीं होंगे, वो आपके पास पड़े रहेंगे। इनका भी यही तरीकाकार है कि ये प्रैक्टिकली इनके पास करने को ना पॉलिसी है, ना कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ उस तरह की इंटरेक्शन है, ना इनका एक्सपीरियंस है। तो उसकी वजह से जो इंडिकेटर्स सामने आते हैं उसका ये बेनिफिट लेते हैं कि मैंने वही एग्जांपल दी ना कि अगर पॉकेट में आपके 10,000 है, आप रख के बैठे रहे और कहें जी मेरे पास तो रिजर्व बढ़े, आप उसे यूटिलाइज ही ना करें कि दूसरे को उसका फ़ायदा ना हो, तो फिर आप उसको तो माशी बेहतरी नहीं कह सकते। तो इस तरह के इनके हैं। अभी भी मिस गाइडिंग पे इनकी इकॉनमी के हवाले से जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इंक्लूडिंग खान साहब के, वो कौम को सच नहीं बताते। आज देखें, आज अगर मैं कहता हूँ इंटरव्यू के लिए बुलाएं, उनसे पूछें कि आप गिरवी रख रहे हैं एयरपोर्ट्स को, तो बड़ा वो या तो कहेंगे कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की वजह से करना पड़ा है। देखें, अपना नहीं शो करे कि 3 साल गुजर गए, हमने क्या किया है। ठीक है, वो गलत थे, अवाम ने पीछे कर दिया उनको। ठीक है, आप आगे, आपने क्या किया 3 साल हो गए, उनमें और आप में फ़र्क क्या है। अच्छा, देखिए ना, आप एक ख्वाब दिखा के आए, आप एक स्पेसिफिक मंशूर लेके आए, आपकी एक पॉलिसी थी कि ये जो होता रहा है इतना अरसा से, ये गलत होता रहा है, हमारे पास ये टीम है, ये जो टीम है ये इनकलाब लाएगी। तो वो इनकलाब कहाँ पे? 3 सालों की कारकर्दगी अगर हम पीटीआई की देखें तो हमारा मुल्क मजीद तनज़्ज़ुली की तरफ गया। जी काशिफ, मैं समझता हूँ कि इकनॉमिकली बहुत डाउन आए हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। इकनॉमिकली भी डाउन गए और क्या सियासी तौर पर भी हम सियासी में बिल्कुल, आप सियासी मुल्की लेवल पे भी सियासत में देखें, सियासत में इस हद तक नफरत आई है कि खान साहब ने इवन के अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, जो कि सियासी मुखालफत होती है, वो ज़ाती दुश्मनी नहीं होती, लेकिन खान साहब ने एक ट्रेंड दिया है कि जो सियासी मुखालफत है उसको इस हद तक ले जाओ कि किसी का जनाजा भी ना पढ़ो, किसी की फौतगी पे भी ना जाओ, किसी को तज़ियत भी ना करो। इस हद तक खान साहब इस पॉलिटिक्स को, खान साहब के विजन पर डाउट है या खान साहब की टीम का ज़्यादा कसूर? आपको याद है जब नवाज शरीफ अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में थे, जब ये इनका सारा केसेस चल रहे थे, उससे पहले तमाम तर सूरत-ए-हाल थी, तो एक खबर बड़ी गर्दिश कर रही थी जी नवाज शरीफ साहब के उनको जो मुशीरान है ना, वो उनको सही मशवरे नहीं दे रहे। क्या खान साहब के साथ भी यही मसला है कि उनकी जो टीम उन्हें मिली है, जिस टीम को वो लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कहा करते थे जी टीम अगर जैसी भी हो, अगर कप्तान बेहतर हो तो टीम परफॉर्म कर लेती है, क्या वही टीम तो नहीं डबोरी खान साहब? काशिफ, दोनों रीज़न्स हैं। दोनों रीज़न्स इस तरह है कि खान साहब बेसिकली सियासी बंदे ही नहीं है, उनमें सियासी, अब देखें उनके अंदर एक इंतकाम है, वो बदला लेने के, उसमें जो एक सियासी पर्सनैलिटी होती है, स्टेटमेंट दे रहे हैं आप देख लें, आप नून लीग के साथ देख लें, वो कभी बैठने को तैयार नहीं है, वो सामना सलाम करने को तैयार नहीं है।
इसी तरह पीपल्स पार्टी, अब देखें ना, एक ये कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, सियासत है। सियासत में एक हद तक आपकी मुखालफत होती है और सियासत की हद तक मोहब्बत में भी तो उनको है ना। अब पता नहीं कौन से अवाम की मोहब्बत है। देखें, कोई भी अवाम पाकिस्तान के मैच्योर हैं लोग, और वो ये नहीं चाहते कि मुल्की सियासत को दुश्मनी बनाया जाए। और उस सियासी दुश्मनी का फिर क्या होता है कि सियासत को जब अब दुश्मनी की हद तक ले जाते हैं तो फिर मुख्तलिफ ममालिक आप देखें गल्फ़ के अंदर कि वहाँ पे किसी ग्रुप ने इधर कब्ज़ा किया हुआ है, किसी ने इधर कब्ज़ा किया हुआ है, वो कहते हैं हम ठीक है, वो कहते हैं हम ठीक है, उनकी मसल्ला झड़पें हो रही हैं। तो इस हद तक सियासत को ना लेके जाएँ। सियासत सियासत है, उससे सियासत की हद तक रहने दें। और दूसरी जो बात है, मफादात को मद्देनजर रखते हुए सियासत कर रही है। देखें, वो तो अब अवाम ने तय करना है कि क्या। मैं ये कहता हूँ कि देखें, अपोजिशन बार बार हुकूमत, देखें हुकूमत का काम होता है कि निगोसिएशन को इनिशिएट करना। ये हमेशा गवर्नमेंट्स बड़ेपन का मुजाहरा करती हैं, लेकिन हर दफ़ा आपने देखा अपोजिशन ऑफर कर रही है कि आप आए। लेकिन अगर हम इंतखाबी इस्लाहात की बात करें तो इंतखाबी इस्लाहात में हुकूमत एक बात रह रही है, उसको मैं उस पर आता हूँ। आपने एक बात की ना कि खान साहब रिज़ा ने या उनकी टीम, वो उनकी टीम की हद तक रह गया था, वो उसको मैं कंप्लीट कर लूँ। टीम भी माशाल्लाह, ये वो लोग हैं कि जो गुज़श्ता मैं समझता हूँ 50 साल से सियासत में इनके साथ हैं, जो यही पीपल्स पार्टी के साथ थे, यही जुनेजो लीग में भी थे, यही आगे नवाज शरीफ के साथ भी रहे। ये वो लोग हैं जो ट्रैवल करते करते हर वक्त के इक़्तिदार में ये शामिल लोग हैं। ये बेसिकली बेनिफिट्स लेने वाले बेनिफिशरी लोग हैं। खान साहब तो रीज़न है ही है, लेकिन ये लोग भी रीज़न है कि जो जहाँ पे मफाद देखते हैं और जहाँ पे देखते हैं कि अब कुछ अरसे बाद आप देखिएगा शेख रशीद साहब जैसे लोग के जो बड़े हमायती हैं इनके, जैसे ही देखेंगे कि खान साहब को डाउनफॉल आ गया, कहेंगे मैंने कैबिनेट में इन्हें कहा था, मैंने इस बात की मुखालफत की थी, मैं था जो कैबिनेट में बोलता था। अब देखेंगे इंडिकेटर, आप देखेंगे कि चेंज कैसे होते हैं। ये मफाद प्रस्त वो टोला है। ये बात अवाम को समझनी चाहिए कि ये लोग के जो हर पार्टी को ख़राब करते हैं, जिन्होंने पूरे निज़ाम को ख़राब करके रखा हुआ है, जब तक इनका लोग एहतसाब नहीं करेंगे, इनको उठा के बाहर नहीं फेंकेंगे, उस वक्त तक हमारी सियासत जो है वो। हम हमेशा से जब भी प्रोग्राम्स में बैठते हैं, जो भी मेहमान आते हैं, जो भी मेज़बान होते हैं, हमेशा से क्रिटिसिज्म बड़ा किया जाता है, लेकिन हमारी हमेशा कोशिश होती है हम क्रिटिसिज्म के साथ थोड़ा सा इस्लाह भी करें। तो अब आपकी क्या राय कि करना क्या चाहिए हुकूमत को? देखिए, गवर्नमेंट अब उनके बकौल एक सियासी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सबसे पहले बैठ के देखें, एहतसाब ना रोकें, एहतसाब का अमल आप जारी रखें, लेकिन बैठ के मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर आप बात करें, अपोजिशन से बात करें, दीगर जमातों से बात करें। और अगर अपोजिशन ना बात करे तो एहतसाब जो चल रहा है उसकी वजह से तो सारे इश्यूज हैं। अब देखें, एहतसाब भी जब पिक एंड चूज़ पे होगा कि सिर्फ शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, फलां उसकी हद तक रहेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो तो कोई बंदा बोल ही नहीं सकता, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो। आप अक्रॉस द बोर्ड जब एहतसाब करेंगे तो उससे स्टेबिलिटी आएगी, अवाम उसको बिलीव करेंगे। देखें, जब आप पिक एंड चूज़ करेंगे, अपने बंदे को शेल्टर देंगे, दूसरे बंदे का एहतसाब करेंगे, तो ऐसा एहतसाब जो है वो, मैं कहता हूँ इसके बावजूद आप ऐसा एहतसाब भी जारी हो, फिर भी आप अपोजिशन से बात करें। मुख्तलिफ इशूज़ हैं जो इंटरनेशनल, आप देखें ना, आज तक ये जिस तरह मिसाल के तौर पे इंडिया से आज तक मोदी के हवाले से खान साहब क्या कहते रहे, और दुबई में बैकडोर चैनल मुज़ाकरात होते रहे। तो देखें, जब ऐसे स्टेप्स आप ले रहे हैं तो आप अपोजिशन की जमातों को ऑन बोर्ड क्यों नहीं ले रहे? तो जो भी नेशनल इशूज़ हैं, चाहे कश्मीर है, हमारी इकॉनमी है, बजट है, दीगर जितने भी इशूज़ हैं, उन पे मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। देखें, गवर्नमेंट का एक अपर हैंड है, और गवर्नमेंट जब कोई चीज़ ऑफ़र करती है तो अपोजिशन अब सेकंड कैटेगरी में आती है। अपोजिशन की मजबूरी बन जाती है कि अब देखें, मिसाल के तौर पे अभी ये जो बिल लेके आए इलेक्शन एक्ट में जो चेंजेस का, अब देखें गवर्नमेंट ने अपोजिशन ने APC बुलाई है, अब उसमें उन्हें बात करनी पड़ेगी, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। जब एक चीज़ टेबल कर दी गवर्नमेंट एक चीज़ लेके सामने आ गई है तो अपोजिशन की मजबूरी बन जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहला स्टेप ये है
कि गवर्नमेंट बात करे, अपोजिशन से बात करे, अपोजिशन की जमातों से बात करे और उनको इस तरह शो ना करे कि वो शायद को मुल्क दुश्मन है, वो गद्दार है। वो भी पाकिस्तान का हर शहरी मैं समझता हूँ उतना ही मुहिब वतन है जितना कि दूसरा है। और पॉलिटिकली जब तक हम स्टेबल नहीं होते तब तक हम इकोनॉमिकली भी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते। काशिफ यही बात है, देखें जब तक अब गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हमारा अलमिया ये रहा है कि आज दिन तक कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुपरमेसी है वो नहीं रही, गवर्नमेंट की कंटिन्यूएशन नहीं रही, फिर पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम इतना ज़्यादा रहा है कि जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट देखें ना, जब गवर्नमेंट एक स्टेबल होगी, पॉलिटिकली स्टेबल होगी, तो तभी तो जाके वो आगे पॉलिसीज़ दे सकेगी, चाहे वो ज़री इस्लाहात हैं, चाहे वो इकनॉमिक दिगर कोई वो चीज़ें हैं, या डिफेंस के वाले से है, या किसी भी इशू पे गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट को सुकून होगा, गवर्नमेंट को अपोजिशन का नेशनल इश्यूज़ के ऊपर तामन हासिल होगा, तो वो जो पॉलिसीज़ आएंगी वो फिर लॉन्ग टाइम के लिए होंगी। अच्छा, हुकूमत की पॉलिसीज़ पे हमने बात कर ली, अब ज़रा थोड़ी सी मैं इंतखाबी इस्लाहात पर आता हूँ इसके बाद, लेकिन उससे पहले ये जो बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, मुलाकातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले जो जहांगीर ग्रुप की मुलाकातें हो रही थी हुकूमती अरकान के साथ, अब वो आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं और वो बड़े मुतहर्रिक हुए हैं कि उन्होंने पहले जहांगीर ग्रुप से मुलाकात की, उसके बाद वो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब से भी उन्होंने मुलाकात की है। इलेक्शन की तैयारियाँ हो रही हैं काशिफ, देखें जो पहले हमने बात की ना कि जो एक सख्त रवैया ना इमरान खान का, जो गैर सियासी रवैया मैं समझता हूँ, उसने एक वैक्यूम पैदा कर दिया है। उस वैक्यूम का फ़ायदा वही लेगा कि जो सियासी मेच्योर होगा, जो मुज़ाकरात करने वाला होगा, जो टेबल टॉक करने वाला होगा, जो बात करने वाला होगा। और इस वक्त अवेलेबल सरकमस्टांसेस में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई नहीं है और आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई नहीं है कि उनके बारे में मशहूर है कि वो अपने जो सवीयर तरीन पॉलिटिकल ओपोनेंट है उनके साथ भी बैठ के बात करते हैं। और आप देखें कि उसके जो असरात हैं सामने आना शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान से कितनी बड़ी शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। उसके बाद पंजाब के अंदर देखें जुल्फ़कार खोसा साहब, और अभी भी पाइपलाइन में 4-5 ऐसी शख्सियात हैं कि जो काफ़ी बड़ी शख्सियात हैं जिनकी वजह से बड़ी चेंजेस आ सकती हैं। ये सारी जो चेंजेस हैं ये वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि मैंने कहा ना कि वो वैक्यूम पैदा हो गया है। जो खान साहब का एक रवैया है ना हरदर्मी का, सख्ती का, वो पॉलिटिकल मतलब कि यूँ शो करते हैं अपने वोटर्स को कि मैं अगर इनके साथ मिल गया तो शायद वोट टूट जाएंगे। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के वोटर, पाकिस्तान के शहरी मैच्योर हैं, वो अब समझ रहे हैं। ये कोई भी शहरी, कोई भी वोटर किसी भी पार्टी का हो, वो नहीं चाहता कि मुल्क उस लेवल पे जाए कि हम अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को अपना दुश्मन समझने लगें, उसे गद्दार समझने लगें। ऐसा नहीं है। सारे मुहिब वतन हैं और मैं वही कह रहा हूँ कि आइंदा वही लोगों को इकट्ठा कर लेगा और उसी की तादाद और स्ट्रेंथ में इजाफा होगा जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए मुफाहमत की बात करेगा, टेबल टॉक पे आएगा, सबको मिलाएगा, उसी के आगे गवर्नमेंट भी बनेगी। और वो जो इस वक्त जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, आपने जैसा कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में मुतहर्रिक है, वो ना सिर्फ लाहौर के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर तो मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी को वैक्यूम को मामूली सा भी मिले। इवन के कराची के अंदर से PTI वहाँ से क्लीन स्वीप हो रही है। तो ये जो इंडिकेटर है ये शो ये करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम मुफाहमत चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम अपनी सियासत को एक मैच्योरिटी के लेवल पे लेके जाएं, ना कि वो बच्चों वाली बातें करें और ना दुश्मनों वाली बातें करें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे यही आगे हमारी कामयाबी का जरिया भी बने। अच्छा, काफ लीग जो है पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी भी रही है। अब जहांगीर ग्रुप, जहांगीर तरीन साहब पता है कि हुकूमत बनाने में उनका बड़ा हाथ है। उन्होंने जिस तरह से जो भी पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया और जिस तरह से वहाँ पर हुकूमत बनाने में मदद की। अब जनूबी पंजाब में भी पाकिस्तान, आपको पता है पंजाब में नून लीग हमेशा से थोड़ी सी आगे रही है, पीपल्स पार्टी को उतना जोर रहा नहीं है। जनूबी पंजाब की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो जहांगीर ग्रुप से जो मुलाकात हुई, जनूबी पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब चाह रही है कि उनकी मदद के साथ जिस तरह से उन्होंने PTI की मदद की है, अब उनके साथ वो वहाँ पर भी कदम जमा लें। देखें, काशिफ मियाँ साहब के मुल्क से जाने के बाद ना अवाम समझते हैं। अब देखें, कोई कहे ना कि वो बीमारी के सिलसिले में उनको भेज दिया गया या गवर्नमेंट का इसमें हाथ नहीं था उनको भेजने में, ये कोई नहीं मानेगा। सबको पता है कि एक डील के ज़रिए गए, गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर पॉसिबल नहीं था कि वो मुल्क से बाहर जाते। उसके बाद एक लाइन मियाँ बड़े मियाँ साहब की एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है छोटे मियाँ साहब की और चौधरी निसार की। इसकी वजह से नून लीग में डिवीजन पैदा हो गई है।
एक मैंने वो पहले कहा कि जो सियासी हटदर्मी है उसकी वजह से वैक्यूम पैदा हुआ, और फिर ये नून लीग की जो डिवीज़न है उससे एक वैक्यूम पैदा हुआ, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है फ़ायदा लेने की कोशिश कर रही है और फ़ायदा मिल रहा है उन्हें, जिसमें आप देखेंगे आइंदा फ्यूचर में जहांगीर ग्रुप। और हकीकी तौर पर यही सियासत है, यही पॉलिटिक्स है। आप देखें ना, पॉलिटिक्स क्या है, आप बात करना, मुख्तलिफ ग्रुप से बात करना, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से बात करना। देखें ना, एक टाइम था कि परवेज़ अलाई और पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या तासरात थे लोगों के अंदर कि कितने बड़े पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, लेकिन एक स्टेज आया, वो बैठे, उन्होंने बात की, बल्कि गवर्नमेंट का हिस्सा बने। देखें, ये सियासत है, सियासत में ये पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। आप सियासत को कहें कि नवाज शरीफ को आप मोदी बना दें, ठीक है, या आसिफ अली जरदारी को कहेंगे कोई इसराइल का को बंदा है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के सारे शहरी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड हैं वो मुहिब्बे वतन। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद वापस आने के शुक्रिया। राजा नज़ीर एडवोकेट साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। राजा साहब, ब्रेक से पहले हम जरा अपोजिशन और हुकूमत की सियासत की बात कर रहे थे कि जी मुलाकातें तो हो रही हैं, चलें इलेक्शन की तैयारी हो, लेकिन सबसे अहम चीज़ मुल्क में अपोजिशन हो या हुकूमत हो, इक़्तिदार में रहने वाली जमातें या हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें हमेशा से मुल्क की मफाद के लिए और अवाम की और मुल्क की फलाह बहबूद के लिए हमेशा से कंसेंसस करती आई हैं, इत्तफाक़ राय होता रहा है। लेकिन हमने देखा है कि जब से पाकिस्तान तरीके इंसाफ़ी किसी भी अहम मामले पर इत्तफाक़ राय हो नहीं पाया है, चाहे वो नैब के हवाले से तरामीम हो, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात हो, फिर से इंतखाबी इस्लाहात का मामला है। अब सुनने में ये भी आ रहा है जी, ये स्टेटमेंट्स भी दिए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन फिर अपनी जमात कर बना ले, अगर इस तरह का कुछ करना है। इलेक्शन कमीशन को एतमाद में नहीं लिया जाता, अपोजिशन एक पेज पर आने को तैयार नहीं है। तो ये सब कुछ होता रहेगा तो फिर किस तरह से इस्लाहात होंगी, ना सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात बल्कि दीगर तरामीम भी हैं। देखें, ये जो एक पेज पे ना आने वाली बात है ना, उसकी वजह तो मैंने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक जो अपना जो गैर सियासी रवैया है खान साहब का, वो है उनकी ये गलतफहमी है कि उनके वोटर्स जो है वो ये समझते हैं कि उन्होंने अगर नून लीग से बात की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात की या ANP से बात की या अपोजिशन की दिगर किसी जमात से बात की तो शायद उनका वोट बैंक टूटेगा। ये मैं समझता हूँ कि ये खान साहब की गलतफहमी है, वोट नहीं टूटेगा। ये मेच्योरिटी अगर आप शो करेंगे, आप उनसे बात करेंगे, आप अपनी सियासत करें, अपने मंशूर को आगे बढ़ाएं, जो आपने मंशूर दे के, जो आप मोटोज़ ले के इक़्तिदार में आए थे, उस पर अमल करें, कौन रोक सकता है आपको। लेकिन आप पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें ताकि जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं गवर्नमेंट के वो अचीव हो सकें। देखें, पार्लिमान क्या है, पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट तो नहीं बैठी, मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातें बैठी हुई हैं। उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर आप कोई लेजिस्लेशन कर सकते हैं। अगर करेंगे तो उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी। अब मिसाल के तौर पे जिस आपने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अभी बात की है कि वो उसके हवाले से बातचीत चल रही है, बिल बल्कि कौमी असम्बली से पास करवा दिया है, और इसमें कहते हैं कि अब देखें, एक तो देखें ना, एक तो गैर सियासी रवैया और फिर ऐसे टांट्स और ऐसे स्टंट हैं खान साहब के कि जो बंदा टेबल पे आके बैठ सकता है वो बैठने के काबिल भी नहीं रहता। ठीक है, अपोजिशन जमातों के हवाले से भी, और अभी जिस तरह इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि आप एक सियासी जमात बना लें। भाई कुछ अर्सा पहले जब इलेक्शन कमीशन को किसी बात पे स्टैंड लेता था तो आप तो मिसालें देते थे कि देखें जी अदारे अब स्टेबल हो रहे हैं, अदारों ने स्टैंड ले लिया। तो अब जब उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मौक़िफ़ दिया है और मौक़िफ़ प्रॉपरली वजारत पार्लिमानी अमूर के ज़रिए उन्होंने कायमा कमेटी को टेबल किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने देखें कि इंतखाबी इस्लाहात कर रही है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर उसमें इलेक्शन कमीशन है, लेकिन उसकी जितनी भी प्रपोज़ल थी उनको देखा तक नहीं इन्होंने, और बिल पास करवा लिया। और बिल उसमें जो मेन इशू है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, उसमें इशू ये है कि जो इस्लाहात ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए इन्होंने करनी थी वो ये बिल के ज़रिए उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी उसमें सेनेट का ओपन बेल्टिंग के उससे लेके फहरिस्तों के ऊपर जो पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसके हवाले से बाकी दिगर कई ऐसे इश्यूज़ हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो पावर्स दी हैं। अगर आपने उनसे पावर्स लेनी है, ये पार्लिमान का अख्तियार है
कि पार्लियामान अगर लेजिस्लेशन कर ले और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ले तो उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो काम आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कराना है वो आप एक बिल के ज़रिए कराने की कोशिश करेंगी तो अपोजिशन कैसे तावन करेगी? और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर ऑब्जेक्ट तो करेगा। तो ये जो चीज़ें कि खान साहब के जहन में जो आता है ना कि इस हवाले से कानून बनना चाहिए, उन्हें नहीं पता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये आम कानून साजी से होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होगा। वो इवन के उनके बस में कई दफ़ा वो उन्होंने ट्राई किया भी कि उन्होंने जो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं होता, ना ऐसा होगा। गवर्नमेंट, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि बात करे गवर्नमेंट और अपोजिशन। देखें, अपोजिशन एक अरसे से अपोजिशन की जमातें पॉलिटिकल मैच्योर पार्टीज़ हैं, वो कानून साजी आप देखें, ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आप देखें कि मोस्टली जो लेजिस्लेशन थी वो यूनानिमस हुई है। उनका बड़ा एक्सपीरियंस है इस हवाले से। तो मैं कहता हूँ कि अगर इंतखाबी इस्लाहत वो कराना चाहते हैं या इंतखाबी इस्लाहत या कोई भी दिगर लेजिस्लेशन पे आना चाहते हैं तो वो उनसे बात करें, उनसे डिस्कशन करें, उनको ऑन बोर्ड ले। ये जो इस्लाहात की बात हो रही है, एक आम आदमी जो हमारे आम नाजरीन है, एक आम अवाम है, वो बड़ा इस चीज़ पे अभाम का शिकार हो जाते हैं। जब भी इंतखाबात होते हैं वो मुतनाज़ हो जाते हैं, उसके नताइज मुतनाज़ हो जाते हैं। जो पार्टी जीतती है वो मान लेती है, जो हारती है वो कहती है जी धांधली की गई है। शायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटों के हिसाब से हवाले से भी इस्लाहात की बात हो रही है। इससे इंतखाबात पर क्या असर पड़ेगा कानूनी तौर पर भी अगर देखा जाए तो? देखें, दुनिया भर में जो इंतखाबात होते हैं उस पर रिजर्वेशंस होती हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट अदारे होते हैं वो एनालिसिस करते हैं और पता चल जाता है कि इंतखाबात में कितनी रिगिंग है, कितनी नहीं है। देखें, दुनिया के अंदर जितने भी, अमेरिका से लेके रशिया से लेके बाकी जितनी भी स्टेट्स में मुल्क की, दुनिया की जो इंतखाबात हो रहे हैं उस पर बात होती है, ठीक है। तो ये एलिगेशन तो शायद कभी ख़त्म ना हो। लेकिन खान साहब जिस तरह की अमेंडमेंट्स उन्होंने 40 से अबव अमेंडमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किए, अगर उन अमेंडमेंट को गौर से आप देखें तो यूँ लगता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी एक हाथ में पूरे इलेक्शन को दे दिया जाए। अब देखें, जब इलेक्शन मुल्क का जो आम इंतखाबात होते हैं उनको मुख्तलिफ अदारों, मुख्तलिफ पावर्स के पास होंगी तो वो कहीं पे रिगिंग के चांसेस कम हैं। जब बिल्कुल वन मैन के हाथ में आप देना चाहते हैं, अब जिस भी सारी लेजिस्लेशन को तरतीब से पढ़े ना तो एक कंसेप्ट सामने आता है कि आप इलेक्शन कमीशन से सारी वापस पावर लेना चाहते हैं, आप एक मशीन के हवाले करना चाहते हैं सारे। कल देखें ना, लास्ट टाइम जब वो सिस्टम बैठ गया था जिसे कहते हैं, कल कोई एक शख्स बैठ के वो सारे रिजल्ट्स को चेंज कर दे, उस मशीन के सिस्टम को कंट्रोल कर ले, तो फिर उसका क्या सलूशन है? तो चलें, ये भी आगे साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा हो कि जो सब जमातों से बैठ के उनके सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करके ऐसी इंतखाबात की इंतखाबी इस्लाहत लेके आए जाए कि जिन पे कम से कम आपको एप्रीहेंशन और रिगिंग का, ठीक है, तो उसके लिए बात करनी पड़ेगी। जब आप बात नहीं करेंगे वन साइड से, अब देखें ये जो इलेक्शन बिल इन्होंने पास करवा लिया है ना, आप देखेंगे कि अगर ये सेनेट से मंजूर हो जाता है और कल ये पास हो जाता है बिल, तो इस बिल ने चैलेंज हो जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स हैं, जो बेसिक उनके कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके ख़िलाफ़ है। ये अल्ट्रा वायरस है, ये जो जिस तरीके से जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन पावर एक दे रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसको एक नॉर्मल बिल के ज़रिए आप कैसे वापस ले सकते हैं? तो ये बिल जिस तरीके से ये लगे हुए हैं, अगर इस सूरत में ये बिल पास इन्होंने करवा लिया तो कल ये बिल सेट असाइड हो जाएगा। तो नहीं, अब जिस तरह से अब वो कहते हैं जी हम अपोजिशन से बात करते हैं, लेकिन अपोजिशन इत्तफाक राय नहीं करती, ना सिर्फ इंतखाबी इस्लाह, लेकिन अगर नैब कवानीन में तरामीम की बात की जाती थी, दीगर इतने सारे मामलात हैं उस पर अपोजिशन से बात की जाती है। अपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पर लाने का तरीका क्या है? कोई तो बीच की राह होगी कि दोनों एक पेज पर आ सके। ये भी मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट गलत बयानी करती है। नैब के हवाले से जब इनकी स्टार्ट हुए अपोजिशन के साथ इनकी बातचीत चली तो बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर एग्री हो गए गवर्नमेंट और बहुत सारी अमेंडमेंट्स पे। फिर इनके 2-3 मिनिस्टर्स ने वो जो प्रपोज अमेंडमेंट थी अपोजिशन की, उन्होंने कहा जी कि वो
अब देखें, ये वो शरारत है कि मैं कहता हूँ कि जिसकी वजह से फिर वो जो मुज़ाकरात होते हैं, वो जो सियासी मसालत और बातचीत होती है, वो भी ख़राब हो जाती है कि उन 2-3 मिनिस्टर्स ने उन अमेंडमेंट को प्रेस के सामने लहरा के कहा कि ये देखें जी, ये हमसे NRO मांग रहे हैं। अब देखें, वो बेसिकली वो बात हो रही थी नैब के हवाले से जो प्रपोज अमेंडमेंट थी। देखिए, एक कुछ माइंड में था ना, हो सकता है कि वो गवर्नमेंट उस पर एग्री ना करे, लेकिन इन्होंने क्या कहने किया, का मतलब है कि ढिंडोरा पीट देते हैं और उसको NRO का रंग दे देते हैं। वो NRO का, अब देखें ये बात करने की क्या ज़रूरत थी? आप अगर उस पर एग्री नहीं है तो एक आपकी कमेटीज़ के अंदर बातचीत चल रही है, तो आप वहाँ पे बैठ के बात करते। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि उस नैब के ऊपर जितनी इनकी नेगोशिएशन थी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो सारी सबोताश कर दी। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट, जो काम गवर्नमेंट का करने वाला है वो गवर्नमेंट नहीं कर रही, बल्कि अपोजिशन बार बार कहती है कि बैठे आप हमारे साथ। तो मतलब हुकूमत, आपके कहने मतलब ना तो अवाम को किसी भी मामले पर एतमाद में लेती है और अपोजिशन को एतमाद में लेने के बजाय बल्कि उनके हर फेल को, हर अमल को जो NRO कर रहा है। और इसकी जो बेसिक रीज़न है वही मैं कहता हूँ कि खान साहब का जो गैर सियासी रवैया है वो उसकी वजह से ये सारा हुआ। अच्छा, PDM कहाँ स्टैंड कर रही है? हम PDM की बहुत खबरें आ रही थी कि PDM ये PDM वो, बड़ी तख्ता पलट जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी। PDM आजकल कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, PDM के अंदर जो सियासी जमातें हैं ना, वो सियासी जमातें एक दूसरे की स्फीयर ओपोनेंट जमातें हैं। अब देखें ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी कहाँ पे स्टैंड करती हैं? वो एक दूसरे के शदीद मुखालफ रहे और हैं और रहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव के ऊपर आके वो बैठे थे, और वो ऑब्जेक्टिव आप देखें, अब फिर गवर्नमेंट की वजह से फिर उनको एक इताद मिल रहा है। वो देखें कि जो APC जो अभी कॉल की है शहबाज शरीफ ने, वो जो इंतखाबी इस्लाहत है उनके ऊपर है। अब इंतखाबी इस्लाहत में गलत अमेंडमेंट प्रपोज करके जो बिल इन्होंने पास करवाया है, अब यकीनन उसके इफेक्टिव अपोजिशन है, अपोजिशन की हर जमात है। अगर इलेक्शन की ऐसी इस्लाहात लेके आ जाते हैं कि किसी एक हाथ में सारा कंट्रोल आ जाता है और कल रिगिंग के अप्रीहेंशन बढ़ते हैं, तो उसकी इफेक्टिव अपोजिशन की हर जमात है। अब उस खौफ ने, वो जो मजबूरी है, उसने अपोजिशन को फिर दोबारा मुतहद कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की अपनी मिस्टेक्स और ब्लंडर्स हैं और गलत पॉलिसीज़ हैं और गलत रवैया है इनकी वजह से मैं कहता हूँ अपोजिशन फिर इकट्ठी हो जाती है। आने वाले चंद महीनों में अगर हम 6 महीनों की बात कर लें तो सियासी दर्जा हरारत पड़ेगा। देखें, जिस तरीके से सिलसिला अब चल रहा है, जो मैंने कहा ना कि खान साहब के गैर सियासी रवैये की वजह से जो वैक्यूम पैदा हुआ है, उस वैक्यूम से जो सियासी मसलत वाले लोग हैं, जो मसलत पसंद जो लीडरशिप है, जो लोगों को साथ चलाने वाली लीडरशिप है, वो आप देखेंगे कि उनको कामयाबी मिलेगी। और इससे देखें, शायद आगे जो कमिंग डेज़ हैं उसमें बज़ाहिर जो फील्ड की सियासत है, जो प्रोटेस्ट हैं, जो एहतजाज है, शायद उस सूरत में तब्दीली नज़र ना आए, लेकिन इन हाउस तब्दीली के जो एप्रीहेंशन है वो बढ़ रहे हैं। कि जिस तरीके से अब देखें, बलूचिस्तान के अंदर जो लोग पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हुए, पंजाब के अंदर शामिल हुए, कल परवेज़ अलाई साहब ने आसफ़ अली ज़रदारी साहब से जो मुलाकात की, और फ्यूचर में आगे पाइपलाइन में जो मुलाकातें, जहांगीर ग्रुप का एक रोल है उसमें, तो ये सारा ये इंडिकेटर्स हैं कि तब्दीली जो इन हाउस तब्दीली है उसकी तरफ मामलात बढ़ रहे हैं। अंदरूनी चैलेंजेस की वजह से बैरूनी चैलेंजेस में कितना इजाफा हुआ है? देखें, बैरूनी तो अब देखें कि जब आप मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा ना, तो आपका दुश्मन हर पॉइंट पे फ़ायदा लेगा। अब देखें, इंडिया तो हमेशा मौके की तलाश में होता है। किस मौके पे इंडिया ने इससे फ़ायदा नहीं लिया? ठीक है, ब्लैक लिस्ट के हवाले से, ग्रे लिस्ट के हवाले से आप देखें, उनके मीडिया का आप देखें कि किस तरीके से हमारी जो अंदर की बातें होती हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप एक दूसरे के हवाले से स्टेटमेंट देती है, उन स्टेटमेंट्स को किस तरीके से इंडियन मीडिया उछालता है, तो वो बेनिफिट्स तो लेते हैं और लेंगे। ठीक है, अभी जिस तरीके से देखें कि खान साहब ने जो इंटरव्यूज़ दिए अड्डों के हवाले से, उसामा बिन लादेन के हवाले से, बाकी दिगर लोगों के हवाले से, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था। अब ये ऐसे स्टेटमेंट है कि देखें कि अफ़गानिस्तान में तो तकरीबन अमन हो चुका है। ठीक है, वहाँ पे वो हालात नहीं है जो 10 साल पहले थे, 15 साल पहले थे, लेकिन ये खान साहब के अपने स्टेटमेंट्स की वजह से। ओके, गॉट योर पॉइंट राजा साहब। आई हैव टू वाइंड अप द कन्वर्सेशन हियर। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।